हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। हमारे बिहार के साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी सूचना जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आ सकती है, ये आ चुकी है आपके सामने। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 7 निश्चय 3.0 के बारे में। आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और बिहार में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि 7 निश्चय के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो पीसीएस का, या फिर कोई वनडे एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, सब में आते हैं। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और अब आ चुकी है बारी 7 निश्चय 3 की। हमारे बिहार की सरकार के आते ही बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो कि आगे आने वाले 5 साल के दौरान जिनके अंतर्गत काम किया जाने वाला है और उनको एक लक्ष्य बनाया जाने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाने वाला है, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ये हमारे सरकार की एक बड़ी मंशा भी होगी और सबसे बड़ी एक एक कह सकते हैं कि जो कार्य होता है वो भी होने वाला है। जानते हैं, आज ही इसके बारे में एक सर्कुलर आया हुआ है, नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से ऐसे 7 निश्चय इस बार इंक्लूड किए गए हैं हमारे बिहार सरकार के लक्ष्यों के तौर पर। आइए जरा देखते हैं। यहां पर एक सर्कुलर है, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से आया हुआ है। विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के संबंध में ये आया है। थोड़ी सी एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये देता हूं कि 2015 से 2020 यहां पे लिखा हुआ है, ठीक दिख रहा होगा, 2015 से 2020 के बीच में 7 निश्चय के तहत विकास के कई काम किए गए थे। इसके बाद में आता है 7 निश्चय 2, जिसका समय था 2020 से 2025, यानी सरकार का जो अंतिम वर्ष था कार्यकाल का। तभी नवंबर में 14 नवंबर को वोटिंग का रिजल्ट्स आए और उसके बाद में बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, और सरकार बन भी गई है। सीएम भी सेम ही है और साथ साथ जो मंत्रिमंडल है वो भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे मंत्रीगण जो हैं यहाँ पर वो अपने कामों में जुट भी गए हैं। इसी के साथ साथ आते हैं 7 निश्चय 3.0 पर। अगले 5 साल के लिए भी क्या कार्य किया जाने वाला है 2025 से 30 के बीच में, तो वो आता है 7 निश्चय 3.0 का गठन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। 7 निश्चय 3 2025 से 2030 कार्यकाल के लिए रहने वाला है, 5 साल के कार्यकाल के लिए रहने वाला है। पहला जो आता है 7 निश्चय में वो है निश्चय हमारा, वो है दोगुना रोजगार, यानी दोगुनी आय। जो भी आपकी आय है, जो भी आपकी इनकम होती है, इनकम को डबल करना, ये सबसे पहला एक उद्देश्य माना जा सकता है। तो यही इसको रखा गया है, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। राज्य की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की, बिहार सरकार द्वारा किए गए स्टेप की, तो बिहार राज्य की ही बात करेंगे। बिहार में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की, जो कार्यरत लोग होते हैं, उनकी जो आय है वो दोगुनी हो जाए अगले 5 सालों में, ये उद्देश्य बनाया गया है। पहला, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत शेष सभी परिवारों की महिलाओं को 10,000 रुपए देना। अगर आप लोगों को याद होगा, 10,000 रुपए की बात तब आई थी जब, बिल्कुल अभी लास्ट टाइम की बात है, अक्टूबर के समय पे भी हमने देखा कि इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जा रहे थे अकाउंट्स में, महिलाओं के अकाउंट में जा रहे थे। और ये जो चीज पहले ये बोला गया था कि हाँ दिया जाएगा, तो ये आगे भी दिया जाने वाला है। ठीक है, तो 10,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 2 लाख तक जाने वाला है। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख, जैसे मैंने बताया, 2 लाख रुपए तक की सहायता जो है मैक्सिमम वो दी जाने वाली है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत। इसके अलावा जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना, यानी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कास्ट सेंसस के तौर पर। आपने देखा होगा 2023 की जो कास्ट सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा आया हुआ था, ये डेटा तो बहुत ही मोटे मोटे तौर पर लिखा हुआ है, 94 लाख लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग गरीब परिवारों के सदस्यों को नौकरी देना और प्राथमिकता देना, यानी प्रायोरिटी देना, जो जॉब्स होती हैं उनमें, ये किया जाने वाला है। इसके अलावा उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार को विकसित करना, ये एक उद्देश्य यहां पे मिलेगा। 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है और अगले 5 सालों में इसे 2 गुना करते हुए, अगेन यहां पर देखिए, डबल इनकम तो करना ही है, डबल यहां पर इंप्लॉयमेंट भी करना है, साथ साथ करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार का अवसर पैदा करना, ये उद्देश्य आपको मिलता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारे 7 निश्चय वाला जो पॉइंट है उसमें नेक्स्ट निश्चय पे आते हैं। अगला निश्चय आता है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, यानी उद्योगों पर फोकस करना। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कंपनीज के साथ में एमओयूज होते हैं, लेकिन फाइनल जो कंपनी का शिफ्टिंग होती है या फिर जो इंडस्ट्रियल यूनिट का सेटअप होता है वो नहीं हो पाता है।
तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं और एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर चलाई जाने वाली हैं। और उद्देश्य भी यही है इसका कि इस उद्योग जो है बिहार का वो समृद्ध हो पाए और सशक्त है हमारा बिहार आगे बढ़ भी पाए, विकास के तौर पर आगे बढ़ भी पाए। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर। राज्य में उद्योगों के तेजी से विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इन उद्देश्यों को यहाँ पर गठन किया गया है। जैसे देखिए, बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना, ये मेन एम है। प्लीज जरा फाइंड इस चीज को लिख लीजिएगा कहीं पे, कुछ भी करके इसको याद कर लीजिएगा कि बिहार को पूर्वी भारत का एक औद्योगिक केंद्र बनाने की बात, प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने की बात की जा रही है। बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस के रूप में विकसित करना, यानी वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो वर्क प्लेस है उस तरीके से नोटिफाई करना, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। इस चैलेंज को कंप्लीट करना है अगले आने वाले 5 साल में। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा तरीका भी है एक ऑब्जेक्टिव अपना हाई सेट करना। इतने हाई सेट करने से क्या होता है कि हमारा जो कार्य होता है वो उसमें जो प्रबलता है वो प्रबलता से काम हो भी पाता है। राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश सुनिश्चित करना, ये एक पॉइंट यहां पे आ रहा है। साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कई बार सुना होगा आप लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू करना है। निर्यात एवं बाजार विकास के लिए नए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार जो है वो यहां पर इसकी स्थापना करना। पहला वाला देखा हमने जहां पर हम दोगुनी आय कर रहे थे, दूसरा वाला देखा हमने जहां पर हम उद्योगों पर समृद्ध उद्योग कर रहे थे। अब आते हैं तीसरे निश्चय पर। तीसरा निश्चय हमारा कहता है कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। कृषि यानी एग्रीकल्चर में हम प्रगति कर पाए, हमारा इंप्रूवमेंट हो पाए, हम उस चीज में आगे बढ़ पाए, समृद्ध हो पाए और जो किसान है उस तक चीजें पहुंच पाए, जो फायदा होता है, जो यहाँ पर मुनाफा होता है वो किसानों तक पहुंच पाए। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर कृषि का विकास किया जा रहा है। 8 से 12, 12 से 17 हो गया है, 17 से 23 हुआ है और अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो चौथा कृषि रोड मैप है जो कि रनिंग है 2024 से 2029 तक चलने वाला है, ये अभी भी चल रहा है और इसके अंतर्गत जितने उद्देश्य हैं इनको फुलफिल करना बिहार सरकार का एक उद्देश्य है और इसको इंक्लूड किया गया है 7 निश्चय में, थर्ड निश्चय में इसको इंक्लूड किया गया है। फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप 2024 से 2029। इसके अलावा इसी के अंतर्गत मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर देना। इसके अलावा प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन यानी जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन होता है उसकी समिति बनाना, यानी एक समिति बनाकर गठन करना और प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना करना। सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सुधा का जो प्रमोशन है वो अगर सरकार भी कर रही है तो एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा कोऑपरेटिव्स के तौर पर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए भी। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और आगे बढ़ाना, क्योंकि ये चीज जो है, ये जो पॉइंट है इससे पहले वाले 7 निश्चय में आ चुका है, बट इसमें कृषि वाले पार्ट में हमने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। आते हैं चौथे जो निश्चय है उस पर, उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। यानी अब हम उद्योगों पर फोकस कर चुके हैं, डबल इनकम पे सबसे पहले वाले पार्ट पे बात कर चुके हैं, थर्ड वाला आता है एग्रीकल्चर पे, उस पर बात कर ली हमने। अब आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन सेक्टर जो है हम इसको किस तरीके से बढ़ाने वाले हैं, उन्नत शिक्षा करनी है और उज्जवल भविष्य करना है। यहाँ पर प्रत्येक प्रखंड में, यानी प्रत्येक प्रखंड जो है उनमें आदर्श विद्यालय की स्थापना करना और प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोलना और उच्च शिक्षा विभाग का गठन भी करना, जो हायर स्टडीज के लिए जो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका गठन करना, ये एक उद्देश्य बन जाता है। एजुकेशन सिटी का भी निर्माण करना और साथ साथ यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी यहाँ पर इन्हें विकसित करना शिक्षण संस्थानों को, ये एक उद्देश्य आ पा रहा है। चौथा नंबर हमारा ये हो जाता है निश्चय का। पांचवा आता है सुलभ स्वास्थ्य, यानी अब सारी चीजें हो गई हैं, अब आते हैं हम लोग हेल्थ वाले पार्ट पे। हेल्थ जो है वो आपका सुलभ है कि नहीं, जरा इस चीज को एक चीज कंपेयर कीजिएगा इसमें कि क्या कहीं पर ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी कोई पॉइंट ऐसा है जो कि हेल्थ से कनेक्शन बैठा रहा होता है। एक पॉइंट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, सतत विकास लक्ष्यों में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो 7 निश्चय 3.0 है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत जो हमारे विकास लक्ष्य हैं उनके साथ में कोहेरेंस के साथ साथ काम कर रहा है, उसके साथ साथ ये आगे बढ़ रहा होता है, उसी के साथ साथ बनाया भी गया है। प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के रूप में विकसित करना। या देखिए समझिएगा इस चीज को, प्रखंड के सामुदायिक यानी जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को यहाँ पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करना है। और साथ साथ यहाँ पर जितने भी हमारे जिला अस्पताल हैं, यानी हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, इनको हमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के रूप में विकसित करना है। ये सारी चीजें आपको पीपीपी मॉडल पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो मॉडल है, उसके अंतर्गत इन्हें डेवलप भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें डेवलप करना है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हमें क्या करना है, हमें उनको विकसित करना है। डेवलप करने का मतलब ये है कि नए तरीके से बनाना है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम पहले से एग्जिस्टिंग है, उन्हें हम अलग एक नाम दे रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी बना दे रहे हैं, स्पेशलिटी वाला बनाना है, ये सब करना है। प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाना। सरकारी जो हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, उनकी निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये सरकार की नजरों में आएगा और ये इलीगल काम भी होता ही है। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम अगले छठे नंबर के 7 निश्चय वाले पॉइंट पे, जो कहता है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। इस आधार के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें आती हैं यहां पर। अगर हम बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, उसको हम यहां पर ले सकते हैं शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। शहरी क्षेत्रों का विस्तार मतलब कि हम डेवलप करना चाहते हैं हमारे शहरों को, हमारे बिहार के जितने भी जिले हैं, 38 जिले हैं, उनमें आने वाले जितने भी शहर हैं, उन सबका विकास करना, शहरीकरण को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की जा रही है, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाना, इसके साथ साथ नए नियोजित शहरों का विकास करना, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करना। एक साथ साथ और भी है सुलभ संपर्कता का विस्तार, जिसमें हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण करना आता है। एक्सप्रेसवेज का निर्माण करना मतलब जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जहां पर कंट्रोल्ड रहते हैं, ऐसे रास्तों का निर्माण करना होता है। ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध ढंग से 2 लेन चौड़ी करना, यानी वाइडनिंग ऑफ द रोड्स करना, एक इस पॉइंट में इंक्लूड कर लिया गया है। इसके साथ साथ आते हैं सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा, यानी जो सोलर एनर्जी होती है और साथ साथ जो एनर्जी है हमारी वो रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ शिफ्ट रहे, तो उसको इंक्लूड यहां पर किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा को यहां पर देखा जाए। विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना, साथ साथ जो घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की बात है वो, यानी जो हमारे सोलर पैनलिंग है वो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं इनकी छतों पर हो पाए, रूफ टॉप सोलर पैनलिंग जिसको बोलते हैं, उसको काफी प्रमोट करना। अगला पॉइंट इसी में आता है पर्यटन विकास, समृद्ध बिहार। बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एवं इंटरनेशनल जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं इनके रूप में स्थापित करना। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना, यानी इको टूरिज्म जहां पे हम पारिस्थितिकी के साथ साथ क्षेत्रों को हम टूरिस्ट प्लेसेस के तौर पर जान रहे होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर जो जोन्स होते हैं उनके लिए, और साथ साथ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, इसके अलावा जो हमारे रिलीजियस और साथ साथ जो कल्चरल प्लेसेस हैं, इनको भी हम टूरिस्ट साइट्स के तौर पर हम प्रमोट कर भी रहे हैं। बिहार में बहुत सारे टूरिस्ट सर्किट्स हैं भी, इनको और भी सुदृढ़ करना। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधाओं का विकास करना, यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अच्छे से सेटअप करना। अगर लैंग्वेज में कोई समस्या आ पा रही है तो उसे दूर करना, वहाँ के लोकल लोगों का एक समीकरण बहुत अच्छे से बैठ पाए। इस साथ साथ वहाँ पर हम रोड कनेक्टिविटी जो होती है इन सारे प्लेसेस की, वो बहुत अच्छे से हो पाए। तो सारे ही जितने भी विकास के पॉइंट्स होते हैं सब पर फोकस किया जाना चाहिए। राज्य के अंदर महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग एवं निर्माण के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, यानी मूवीज के थ्रू जब चीजों का प्रमोशन होता है तो इस पॉइंट को यहां पर रखा गया है 7 निश्चय में, इसको भी भूलिएगा नहीं। अगले पॉइंट पे आते हैं 7वें निश्चय पे, वो आता है हमारा युवा शक्ति, सॉरी ये हमारा उसी 6th वाले पॉइंट का ही ये पार्ट है, युवा शक्ति खेल में प्रगति। जो खेल सेक्टर होता है, यानी जो हमारा स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, इसको भी इंक्लूड किया गया है हमारे छठे वाले निश्चय वाले पार्ट में। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण करना, सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना, सभी पंचायतों में खेल सुविधाओं का विकास एवं पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को बेहतर बनाना, राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अगर आपने राज्य का नाम रोशन किया है और कहीं पर जाके राज्य की तरफ से आपको भेजा जाता है तो सरकारी नौकरी मिल सकती है आपको। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, ये इसमें पॉइंट आता है। इसके बाद में आते हैं हम लोग अनुरक्षण एवं रखरखाव, भवन, बिजली, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं, यानी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको निर्मित करना। प्रगति यात्रा, यानी 430 स्वीकृत योजनाओं को तेजी से पूरा करना, ये हमारी प्रगति यात्रा से संबंधित पॉइंट आता है। इसके अलावा 7 निश्चय 2 के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा करना, जो बच गए हैं
सात निश्चय 2 के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बच गए हैं, जो पूरा नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी यहाँ पे इंक्लूड करना है इस वाले पॉइंट में, ये जरूरी हो जाता है। सातवां जो सात निश्चय का पॉइंट है वो कहता है सबका सम्मान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहा है। आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाना। ठीक है, जीवन को आसान बनाना, सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करना, और वो प्रोवाइड करने के लिए जो सातों निश्चय हैं उन सारे सब में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हो, चाहे वो वहां पर ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हो, आय में दोगुनी करने की बात कर रहा हो, वो सारे पॉइंट्स ऊपर भी मेंशन कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। 7.3 से संबंधित उपयुक्त प्रस्तावित कार्य एक सामान्य रूपरेखा होते हैं, विभागवार विस्तृत एवं विशिष्ट, यहां पर देखेंगे विशिष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए ससमय योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी की जाएगी। तो बात यह है कि इस सर्कुलर के माध्यम से हमें पता चल पाया है कि 7 निश्चय 3.0 आ चुका है, और यहां पर इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है अगले 5 सालों में, 2025 से 2030 तक, जब तक ये सरकार हमारी रहेगी। तो आज इस वीडियो में हमने जाना 7 निश्चय 3.0 के बारे में। आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, सब में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। पॉइंट दर पॉइंट मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं, इस चीज को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और अगर स्टडी IQ BPSC की तरफ से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट जो है वो हमारी स्टडी IQ की वेबसाइट, आप गूगल पे सर्च करेंगे studyIQ.com, यहां पर आएंगे स्टडी IQ की वेबसाइट पर, और आप स्टेट पीसेस पर जाकर स्टेट पीसेस के आइकन को क्लिक करके, बिहार के आइकन को क्लिक करके आप हमारे कोर्सेज, जितने भी फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, आप यहां पर इनको देख सकते हैं। इनको देखने के अगर आपको लगता है कि आपको फाउंडेशन बैच चाहिए जो कि आरएम 16.0 है, आज ही लॉन्च हुआ है 16.0 बैच, आप इसको ले सकते हैं। प्लैटिनम बैच आपको मिल जाता है 23,999 में, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव तो आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आप इसको लगाते हैं, बाय नाउ करना है AKS लाइव कोड लगा के, तो वो हो जाता है आपका 16,999 का। AKS लाइव कोड लगाया, अप्लाई किया, तो प्लैटिनम बैच आपका हो जाता है 16,999 का। और अगर आप गोल्ड बैच चाहते हैं जिसमें आपको लगभग सारी वैसी ही सुविधाएं मिलती हैं, 9,999 का आपको एक कोर्स मिल जाने वाला है। फीचर्स क्या क्या है, बड़ी बात यह है फीचर्स कौन कौन से हैं। लाइव क्लासेस मिलती हैं 1100 से ज़्यादा घंटों की, मेंटरशिप मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। एक मेंटर आपके साथ में रहेंगे। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव, तो जो कि इस स्क्रीन में नीचे भी आपको दिख रहा होगा, उसका यूज करके भी आप मेरी मेंटरशिप भी ले सकते हैं। एक नंबर नीचे दिया हुआ है स्क्रीन पे 9289996924, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे बैचेस के बारे में। 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया आपको, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट आप AKS लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। एक चीज अभी बता देता हूँ, स्टडी IQ की एक सेल चल रही है इस टाइम पर। अगर आप हमारे कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो 18 दिसंबर से पहले पहले इस कोर्सेज को ले लें, क्योंकि उसके बाद में प्राइसेस बढ़ जाने वाले हैं। सेल का यूज तभी करें जब आपको लगता है कि आपको कोर्स परचेज करना होता है, और सबसे डिस्काउंटेड रेट में आपको वो मिलेगा जब आप मेरा कोड AKS लाइव इसको यूज करेंगे। डिसाइड कीजिए और जुड़ जाइए BPSC स्टडी IQ के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन, और ये सपोर्ट बना रहेगा हमारी तरफ से, हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।